तो तिलोनिया से हमारे बीच में नवरत्न जी है। नवरत्न जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम दोनों साथ रहे, खूब आनंद किया, खूब जवाबदेही यात्रा में, खूब बसों में आनंद लिए, खूब गीत गाए, खूब गाने गाए। मज़दूर भाइयों के हित के लिए सभी तरह के, चाहे मनरेगा मज़दूर हो, निर्माण श्रमिक हो, अन्य अन्य सभी मज़दूरों के लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। और आज भी जयपुर में हम दोनों बड़े भाई और छोटे भाई की दोनों भेंट हुई है। बड़े खुश मिजाज और हम मस्त रहते हैं। तो हमेशा हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिया करते हैं। क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सब मज़दूर मज़दूर एक है। और वैसे भी मानवता के नाते, इंसानियत के नाते सभी एक है। तो सबका दर्द हमारा दर्द है। तो उस दर्द को, जो दुख है उसको हम बांटें, सुख है सुख को भी बांटें, क्योंकि सुख तो सभी चाहते हैं लेकिन दुख को कोई बांटना नहीं चाहता। तो हम आपस में दुख को भी बांटें ताकि वो मतलब समान रूप से हमारी आजीविका, हमारा जीविकोपार्जन और हमारी ज़िंदगी आसानी से, सरलता से हमारे जीवन को भी हम आगे बढ़ा सकें। किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा की गई, क्या सोचते हैं आप? चलो। आज आज खासकर जो मज़दूर है, प्रवासी मज़दूर है, जो लाइन करते हैं, जो हमारे यहाँ पर आते हैं, वो भी हमारे ही भाई बहन हैं। हमारे राज्य के नहीं है लेकिन हमारे ही भाई बहन हैं। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर रेगुलर, जो नियमित रूप से मज़दूर काम करते हैं, जो मज़दूर निर्माण श्रमिक है, और जो अलग अलग मुद्दों, अलग अलग तरह की मजदूरी करते हैं। जैसे मार्बल में, किशनगढ़ में मार्बल एरिया में जो मजदूर काम करते हैं, पावरलूम में जो मजदूर काम करते हैं, ये मूर्ति बनाने का काम करते हैं, जो मार्बल मंडी है वहाँ पर मूर्ति बनाने का काम करते हैं, उन मज़दूरों के साथ काम करते हैं। तो अलग अलग तरह के मज़दूरी के काम जो है वो सब मज़दूर हमारे भाई बहन है, क्योंकि मज़दूर सब भाई बहन है। हम यही कहते हैं कि मज़दूर मज़दूर भाई भाई है। तो उनका जो जीविकोपार्जन के लिए जो जो दिक्कतें आ रही है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके रोज़गार नहीं मिलने को लेकर, उनको पूरी मज़दूरी मिलने को लेकर, या उनको कोई बीमारी हो जाती है तो उसको लेकर जो भी परेशानी है, उन सब मुद्दों को हम राज्य स्तर पर आज उठा रहे हैं। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो असंगठित क्षेत्र में मज़दूर हैं, उनकी पैरवी राज्य स्तर पर कर रहे हैं। तो हम राज्य स्तर पर आज इन मुद्दों को उठाने के लिए, इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं, जिसमें उनकी न्यूनतम मजदूरी और उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा, और जो BOCW है, बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर का वेलफेयर बोर्ड है, वो भी ठीक तरीके से काम करे और वो जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं सब मज़दूरों तक पहुँचे। उसमें जो बिचौलिए हैं वो कैसे दूर हटे और पूरा का पूरा जो लाभ मज़दूरों के वेलफेयर में सेस के द्वारा आता है वो पूरा लाभ मिले। क्योंकि सरकारी विभाग, जो मज़दूरों का विभाग है, वो ही मज़दूरी के हिसाब से चलता है, जो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरा सेस का पैसा लेबर डिपार्टमेंट ले जाता है और अपने ऐश और आराम के लिए, अपने खर्चे के लिए, अपने ऑफिस खर्चे के लिए उसको यूज में लेता है। जबकि उसको पूरा बोर्ड जो है वो मज़दूरों के हितार्थ खर्च होना चाहिए, ताकि जो 6-7 तरह की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का फुलफिल लाभ मज़दूरों को मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल या तो निर्माण श्रमिक की शिक्षा कौशल छात्रवृत्ति मिल पाती है, या फिर औजार भत्ते के रूप में 2000 रुपये का लाभ मिल पाता है। बाकी जो शुभ शक्ति योजना है उसका लाभ नहीं मिलता है, मकान बनाने की योजना है उसका लाभ नहीं मिलता है, और जो दूसरी स्कीम है, उच्च डिग्री का विद्यार्थी जब पढ़ता है आगे, तो वो लाभ भी उसको नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिचौलियों के हाथों में जा रही है। तो जो सुन रहे हैं वो साथी और जो देख रहे हैं वो साथी भी इसमें अपना भागीदारी निभाएं, ताकि हम इसका लाभ संबंधित मज़दूरों तक, मज़दूर भाई बहनों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। नरोत्तम जी, कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कोई आवेदन किया, अपने संगठन का आवेदन किया, बिचौलिया का पास हो जाता है लेकिन अपना नहीं होता। तो हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि
हम लोग आवेदन करते हैं क्योंकि हम पैसा देते नहीं, हम पारदर्शिता के सिपाही हैं, हम सूचना के अधिकार पर काम करने वाले लोग हैं, हम जवाबदेही की मांग करने वाले लोग हैं, तो हमारी भी जवाबदेही बनती है। हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी देश को आगे बढ़ाने में योगदान है। तो हम लेन देन का काम नहीं करते हैं। जो आवेदन है नियमानुसार आवेदन करते हैं और हमारा आवेदन पास मतलब हमारा आवेदन स्वीकृत नहीं होता है, या तो रिजेक्ट होता है या सेंडबैक होता है। लेकिन जो बिचौली है उनका आवेदन हमारे बाद में होने के बाद भी उनका स्वीकृत होकर के अप्रूवल हो जाता है और उनके खाते में पैसा चला जाता है, क्योंकि पूरा फर्जी है, वो ये पूरा फर्जी है। तो ये फर्जी जो चीज़ें हो रही है वो फर्जी चीज़ें रुके, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक कदम से कदम मिला करके हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तब जा कर के जो असली हकदार है उसको लाभ मिल सकता है। ये कैसी हमारी भारत की विडंबना है कि जो सत्य बोलता है, जो सत्य पे चलता है, लोग उसकी बात नहीं सुनते और झूठ बोलकर कपट कर कर जो लोग कहते हैं कि हम वो कहना लहसुन नहीं खाते, कांदा नहीं खाते, लेकिन किसी का ईमान खाना तो बड़ा अपना पेशा समझते, अपना मजहब समझते, अपना आराम समझते हैं, लेकिन किसी के हक का खाना हो तो वो वही मारवाड़ी की कहावत है ना, गुड़ खाओ गुलगुलाओ परहेज रंग के। अब लहसुन प्याज नहीं खा बाड़ो आदमी, मजदूर का पैसा न पूरी मजदूर को खून पी जावे, वो तो पैसो, वो तो वो हराम नहीं। वो तो ये जो परहेज करते हैं ना, जिन चीज़ों का परहेज दिखावे के रूप में करते हैं और सीधी गटक जाते हैं, सारी स्कीम को ही गटक जाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं उसके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है और आप सभी से निवेदन भी है। नवरत्न जी, बहुत अच्छा चल रहा था जब बोर्ड का गठन हुआ था, अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। यूनियन अब बहुत पार्टिसिपेट करती है, यूनियन की पूरी नज़र थी उस पर। लेकिन मुझे लगता है हमारे ही अपने यूनियन के लोग धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टम को समझ गए, बाहर निकलते गए, क्योंकि वास्तव में लोगों को ज़रूरत होती काम कराने की, तो वो किसी न किसी को तो पैसा देना ही है। कहीं ना कहीं ये बिचौलियागिरी जो है एक विभाग की लापरवाही से, क्योंकि समय पे काम नहीं करना। एक मजदूर से पूछा जाता है रोड़ी कितनी लाया, बजरी कितनी लाया। बात यह है कि सरकार के पास किसी प्रकार का डाटा नहीं है। जब कोविड चल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सरकार ने आनन फानन में ई श्रम पोर्टल खोल दिया कि मजदूर इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि सरकार के पास ऐसा डाटा नहीं है कितने मजदूर पलायन करते हैं, कितने मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन में कितने हैं, मार्बल में कितने हैं, रिक्को में कितने हैं, औद्योगिक क्षेत्र में कितने हैं, खानों में कितने हैं। मजदूरों की गणना ही नहीं है। यहाँ तक कि फैक्ट्रियाँ कितनी हैं, क्योंकि फैक्ट्रियाँ इलीगल चल रही है, खाने इलीगल चल रही है, तो उनमें मजदूर काम कर रहे हैं, उनका भी डाटा नहीं है, तो फैक्ट्रियों का भी डाटा नहीं है। तो सरकार, कोर्ट ने सरकार को पूछा, क्योंकि हम न्यायपालिका में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। न्यायपालिका ने सरकार से पूछा कि कितने मजदूर हैं और कितनों ने पलायन किया है, तो सरकार आनन फानन में ई श्रम पोर्टल ईजाद करके लाई कि इसमें डाटा भरो, और वो एकदम फ्लॉप हुआ। आज करें कि ई श्रम पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कराओ। राजस्थान में ई श्रम पोर्टल पर लाखों मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 1 रुपये का किसी मजदूर को फ़ायदा नहीं मिला। केवल मरने पे मिलता है। मरने पे क्या, वो मजदूर को थोड़ी फायदा मिल रहा है उसके ये जो चीज़ें हैं सरकार के मरने पे आपको देंगे, मरने पहले मारो, सरकार आप खुद ही गला घोट दे हमारा, ये कोई बात नहीं हुई। उस पर दूसरे स्टेट में ई श्रम पोर्टल पर कुछ चीज़ें लागू की है, लेकिन राजस्थान में किसी प्रकार का ई श्रम पोर्टल पर कोई बेनिफिट मजदूर को नहीं दिया गया है। केवल डाटा कलेक्शन हुआ, वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि कितने मजदूर हैं, उस हिसाब से योजनाएं बनानी चाहिए, उस हिसाब से योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहिए। साल हो गए, लेकिन ई श्रम पोर्टल 2021 से 2022 से चल रहा है, अभी तक 1 रुपये का फ़ायदा मजदूर को नहीं हुआ। उसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है और पाबंदी कि प्राइवेट आपका मजदूर कार्ड तब बनेगा जब ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, एक हैरानी आपका ई श्रम कार्ड बनाओ ताकि आपको खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ेंगे। वो तो खाद्य सुरक्षा में कोर्ट ने उस दौरान कहा था कि जो मजदूर
आज प्लान कर रहा है, आज मर रहा है, सड़कों पे पैदल चल रहा है, भूखे मर रहा है, नंगे पांव जा रहा है, उसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही है। कोर्ट ने कहा सरकारों को, तब सरकार कोर्ट ने ये भी कहा कि जिनका ई श्रम कार्ड बना है उन सबको खाद्य सुरक्षा में जोड़ो। ये सभी राज्य सरकारों को हिदायत दी गई है। तो अब वो खाद्य सुरक्षा में जोड़ने के बहाने उसमें लोग जा रहे हैं, लेकिन सरकार गिव अप अभियान, इनकी वार्षिक आय, अरे वार्षिक आय का सर्वे कब किया था? वार्षिक आय 1,10,000, अरे 1,00,000 भी जिनकी वार्षिक आय है उनका भी परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पाता। आज आप क्या बात करते हो? 1,00,000 वार्षिक आय आपने 2002-2003 में डिसाइड की थी। ऐसे ही आपने पेंशन की वार्षिक आय ग्रामीण इलाके में 48,000, अरे 48,000 में परिवार 2 लोगों का नहीं चलता, 3 लोगों का नहीं चलता। वार्षिक आय में 50,000 में आप परिवार चला सकते हैं क्या? आपने वार्षिक आय उस समय डिसाइड की। तो आप डाटा, सरकार भी डाटा खुद करेक्शन करे। सरकार खुद ये सिखा रही है कि नहीं, इतने से ज़्यादा आप मत रखना, इतने से ज़्यादा आप करोगे तो आप इस स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो ये खुद सरकार ई मित्र वालों को डिजिटल प्लेटफार्म पर भ्रष्टाचार करना सिखा रही है। अच्छा, और वो जो बिचौलिए पनप रहे हैं वो सरकार की वजह से पनप रहे हैं, बिचौलिए, ताकि वो बिचौलिए फिर मजदूरों का खून भी चूसते हैं। वो बिचौलिए डिपार्टमेंट से सेटिंग करके उनका काम करवा लेते हैं और वंचित लोग वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए जो अंतिम व्यक्ति तक, गांधी जी का जो सपना था अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसका हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। एक सबसे बड़ी हैरानी नवरत्न जी ये होती है कि मजदूरों का डाटा उनके पास नहीं है, लेकिन जिसके डाटे में मारना है उसका डाटा उनके पास मौजूद है। एक मिनट तो मैं बताता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चिपकंड कंपनी, 3.5 लाख कंपनी पे बैंड लगा दिया, ताला लगा दिया, सारा पैसा तुमने जब्त कर लिया। ये गरीबों का पैसा था। वो गरीब जिन्होंने 1-1 रुपया इकट्ठा करके बैंकों में डाला, तुम योजना तो देते नहीं हो समय पे, है ना, आवेदन करता उसका निरस्त कर देते हो, लेकिन खुद की पूंजी का पैसा सारा में डाला हुआ है, आदर्श में डाला हुआ है, हमें लटका रखा है, इस पे आवेदन करो, है ना, इस पे तुम्हारा वापस आ जाए, एक फुट्टी कौड़ी नहीं आई। अब ये सारा सरकार का खेल है और ये सरकार के कंट्रोल में है। कोई भी काम करता है अनरजिस्टर्ड तो इलीगल है, रजिस्टर्ड काम करता है तो पूरा डाटा सरकार के पास रहता है। वो रजिस्ट्रार सरकार है। चाहे कोई भी लेखा जोखा हो पंजीकरण का, सरकार पंजीकरण किए बिना कुछ नहीं करती है। अरे हमें तो आधार कार्ड का पंजीकरण किए बिना नागरिक ही नहीं मानती है सरकार, तो फिर आपके पास पंजीकरण क्यों नहीं है उन चिटफंड कंपनियों का, जो जनता को झांसे में लेकर के ये सारा खेल किया गया है। तो सरकार के पास डाटा है, सरकार भी उन चिटफंड कंपनियों से मिल गई है, इसलिए ये सारा खेल है कि जनता की खरी कमाई का पैसा वहाँ पर आपने जब्त कर लिया और अब आप देने के नाम पे फूटी कोडी नहीं दे रहे हो। कुल मिलाकर लूट में लूट कैसे मचाई जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना, जूस कहाँ से निकलेगा, गन्ने में से निकलेगा। तो गन्ना कौन है? जनता। मरोड़ो इनको, खूब निकलेगा, है ना, इधर से ले लो, उधर से ले लो, उधर से ले लो। अरे इतनी बड़ी योजनाएं बनी थी, जब श्रम योजना में इतनी बड़ी बनी थी, तो आप योजनाओं को समय पे नहीं देते हो। कितने दिन हो गए, इतने बुचोले पैदा हो गए कि आजकल फ़ोन करके बोल रहे हैं, भाई साहब आपकी योजना पास करा दूंगा, 5,000 अभी डालो, और नवरत्न जी को बात कर ली आपने गलती से तो आपकी कैंसिल कर दूंगा। ये भी धमकियाँ। हाँ, अगर आपसे बात कर ली, उसको पता है कि नवरत्न जी कौन है, क्योंकि वो हमारे भी इससे निकला हुआ आदमी है। अगर नवरत्न जी को बोला कि योजना पास हो गई है तो निरस्त कर दूंगा, आधे घंटे में 5,000 खाते में डालो, एक मैसेज आ रहा है, जाओ तुम्हारा पैसा खाते में, और वो बेचारा डाल देता है और उसके 5,000 खा जाते हैं, गए काम से। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए हमें साथियों मिलकर लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम सब लड़ते रहेंगे और इसी प्रकार से संघर्ष करते रहते हैं। नवरत्न जी तो हम बहुत संघर्षशील हैं हमेशा मजदूर साथियों के लिए, कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जिंदगानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये 1 दिवसीय आज कॉन्फ्रेंस पूरी हमारी मजदूर ट्रेड की कॉन्फ्रेंस थी, जो कौन सा स्थान है ये? राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा शिक्षण समिति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।